प्यारे बच्चों, रघुवंशी सर की तरफ से चैनल पर आप लोगों का दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव यानी हमारे भारत के संविधान में किन किन बातों को विदेशी संविधानों से ग्रहण किया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कई बार प्रश्न आया हुआ है कि संसदीय प्रणाली या इसको प्रणाली को सरकार भी पूछा गया, संसदीय सरकार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आप ब्रिटेन बता ले जाना। अब आप हमसे पूछ रहे हो कि संसदीय प्रणाली या संसदीय सरकार क्या है, तो ये जो हम लिखे हैं ना, अभी इसके बाद और है, तो इस पर तो हम लोग विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। सब पर लगभग लमसम कह लिया जाए तो सब पर चैप्टर आगे हैं, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ बताएंगे, बताकर आगे निकलेंगे। तो संसदीय प्रणाली खास दो विशेषताएं आप जानो, ज्यादा यहाँ नहीं जानना, जो बताएंगे उसको याद करते चलिए। कई बार पेपरों में सब पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली की पहली विशेषता है कि मंत्रिपरिषद, लिख देते हैं कि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा। देख रहे हैं ना, अपने यहां ले लीजिए, प्रधानमंत्री होगा। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनकी मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद का प्रधान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कि जो आपका मंत्रिपरिषद रहेगा उसका एक मुखिया रहेगा, बिना मुखिया के मंत्रिपरिषद आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये ब्रिटेन के संविधान में था। तो मंत्रिपरिषद को तो हम आगे बताएंगे कि मंत्रिपरिषद क्या है, कैसे है, जो है। तो हमको यहाँ पर इतना जान लेना, आया हुआ क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा, ये किस प्रणाली की विशेषता है, तो आप बता देना संसदीय प्रणाली की विशेषता है। फिर आपसे पूछा गया संसदीय प्रणाली किस देश से, तो आप बता देना ब्रिटेन से। आगे दूसरी विशेषता हम लोग देखेंगे ना, पहली विशेषता ये है, दूसरी विशेषता मंत्रिपरिषद। देख रहे हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, देख रहे हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब जो नरेंद्र मोदी, वर्तमान में हम लोग उदाहरण ले लें, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद बनाए हैं, उनका एक मंत्री यदि कहीं से कोई गलती करता है तो उसकी सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है। उसी को बताया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यहाँ पर इतना याद रखिए, फिर हम आपको आगे जब लोकसभा चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल करेंगे इन दोनों क्वेश्चनों को। यार, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, पहले तो हम ये जाने एकल नागरिकता में क्या है कि हम भारतीय नागरिकों को इंडिया गवर्नमेंट की नागरिकता, भारत सरकार की तरफ से नागरिकता मिलती है, न कि स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य सरकार की तरफ से नागरिकता नहीं मिलती है। भारत सरकार, हम भारत के नागरिक हैं, एकल नागरिकता। जबकि अमेरिका के संविधान में है कि दोहरी नागरिकता। याद रखिए, अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता, एक क्वेश्चन तो यही बना, दोहरी नागरिकता का क्या कंसेप्ट है? संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता
अमेरिका में दी जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता, चलिए आते हैं हम एकल नागरिकता के बाद, नागरिकता तो चैप्टर है, इसको हम आगे बताएंगे। अमेरिका के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? सबसे पहले तो आप देखो मौलिक अधिकार, यहां हम थोड़ा लिख लेते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को सबसे पहले आप ये जानो ना कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, तो भाग 3 में, और अनुच्छेद कहां से 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35। ये याद रखिए, मौलिक अधिकार को मूल अधिकार, ऐसा कॉन्सेप्ट जान लीजिए थोड़ा यहाँ पर कि मौलिक अधिकार को मूल अधिकार कहा गया है क्योंकि हमारे जीवन के लिए ये अनिवार्य है। बिना मौलिक अधिकार के हम कुंठित हो जाएंगे, जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। अच्छा, आप लोग पूछ रहे हो कि मौलिक अधिकार क्या है, इसको आप बता दीजिए। तो सुन लीजिए, मौलिक अधिकार व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार जानते रहे, मौलिक अधिकार व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार वह आधारभूत अधिकार है जिससे व्यक्ति लिख देते हैं, व्यक्ति का बौद्धिक, चारित्रिक या नैतिक भी कह सकते हैं, चारित्रिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। व्यक्ति का बौद्धिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सर्वांगीण विकास। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास मौलिक अधिकार है। या इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार वह आधारभूत अधिकार है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का बौद्धिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। मौलिक अधिकार में देखेंगे हम लोग तो मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। किसको निकाल दिया गया? 1978 44वें, देख रहे हैं, 1978 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को लिख दिए हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर इसे कानूनी दर्जा दे दिया गया है, कानूनी दर्जा दे दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को पहले अनुच्छेद 31 में था, वर्तमान में कानूनी दर्जा देकर, इसको याद रखिए, आया हुआ प्रश्न है, आर्टिकल 300 क में रखा गया है, आर्टिकल 300 क में रखा गया है। अच्छा बच्चों, इसे एक बार और देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान संसदीय प्रणाली की 2 विशेषताएं, मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकार वह आधारभूत अधिकार है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास अर्थात बौद्धिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास होता है। मौलिक अधिकार मूल संविधान में कुल 7 था किंतु वर्तमान में कुल 6 है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर, याद रखिए, कानूनी दर्जा दे दिया गया है, आर्टिकल 300 क में रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 300 क में रखा गया। अब आगे आप देखोगे ना,
तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कुल 6 हैं। आओ हमारे लिखने के दौरान इसे याद भी कर सकते हो आप जो है। तो पहला मौलिक अधिकार 6 को हम लिख देते हैं, 6 का नाम और अनुच्छेद। आगे चल करके हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे जब भाग 3 में पहुंचेंगे। तो एक है, पहला है समानता का अधिकार। देख रहे हैं, समानता का अधिकार। ये है अनुच्छेद, याद रखिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये है आपका अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। और तीसरे नंबर पर हम लोग कह सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24, अनुच्छेद 23-24। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार यह है 25 से, अनुच्छेद 25 से 28। और 5 नंबर पर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार ये है आपका अनुच्छेद 29, 30। ठीक है। छठवां लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, ठीक है। और यह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, इसी अनुच्छेद को ना, इसी अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा बताए। संविधान की आत्मा बताए। ये 6 आप याद रखिए। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो संविधान की सर्वोच्चता, इसको हम मिटा देते हैं। संविधान की सर्वोच्चता में आप जाओगे तो संविधान की सर्वोच्चता में बताया ये गया है कि हमारे यहाँ सब सुप्रीम कोर्ट से भी सर्वोच्च, या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सबसे सर्वोच्च संविधान को माना गया है। आप पूछ रहे हो ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान कानूनों का एक दस्तावेज है। सुन ले ध्यान से, फिर आगे व्याख्या की जाएगी। नियमों, विधियों, कानूनों का एक दस्तावेज है। हम ये कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बंदा हो, यदि कानून के फंदे में आ गया तो वह बच नहीं पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ संविधान को सबसे सर्वोच्च माना गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, इसको आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार 2 न्यायालयों को दिया गया है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। पहले तो आप ये जानो कि इन दोनों न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम, क्या न्यायिक आपका कहना है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो यदि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को यह लगे, समझ लीजिए, यह लगे कि हमारे द्वारा दिया गया निर्णय गलत, मतलब संदेह हो कि गलत दिया जा चुका है, तो ये दोनों न्यायालयों को अधिकार दिया गया है कि अपने दिए गए निर्णय पर
फिर से पुनरावलोकन, यानी कुल मिला के हम लोग कह लें कि पूरे मामले की छानबीन, पुनरावलोकन फिर से किया जाए। जरूरत पड़ने पर दोनों न्यायालयों द्वारा दिया गया निर्णय फिर से उसको बदला भी जा सकता है। इसी को हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन का नाम दिए हैं। अब स्वतंत्र न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसको तो हम आगे चैप्टर में बताएंगे। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं महाभियोग, अपने आप गणराज्य का नाम आता है ना। अगली वीडियो में भारतीय संविधान की विशेषता में बताएगा कि हमारा भारत देश गणराज्य है। तो गणराज्य का क्या मतलब निकलता है? गणराज्य का मतलब निकल रहा है कि जिस देश का या जिस राज्य का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर, देखिए लिख देते हैं, वंशानुगत न होकर निर्वाचित हो, उसे हम निर्वाचित हो, उसे हम उस देश को, राज्य को गणराज्य कहेंगे। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, और मान लीजिए बाई चांस कभी राष्ट्रपति महाभियोग, अभी तक तो किसी भी राष्ट्रपति महाभियोग नहीं लगाया गया है, किंतु राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान मतलब नियमों, विधियों, कानूनों का अतिक्रमण करता है, तो उसे दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इसको हम आगे जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो डिटेल व्याख्या इसको करेंगे, वहीं पर समझाएंगे। उपराष्ट्रपति का पद भी दिया गया है। मतलब अपने यहाँ आप पूछ रहे हो कि उपराष्ट्रपति का पद क्यों रखा गया है, कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति की पत्नी देश की प्रथम महिला होती है, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, देश का सारा कार्य राष्ट्रपति के नाम से। तो यहाँ ये बताया गया है कि देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारणवश रिक्त होता है तो उसका स्थान उपराष्ट्रपति ले लेता है। उपराष्ट्रपति की व्याख्या हम लोग आगे करेंगे। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात को हम बताएंगे ना। जर्मनी के संविधान से लिया गया है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, वहां जर्मनी पर पहुंचते हैं तो बताते हैं आपको हम। कनाडा के संविधान से आप देख रहे हैं अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत में ये बताया गया है ना कि जिस विषय को न तो संघ सूची में रखा गया हो, न राज्य सूची में रखा गया हो, न समवर्ती सूची में, उसे अवशिष्ट में रखा गया है। जैसे हम लोग साइबर कैफे का नाम ले सकते हैं। साइबर कैफे को अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व को लिया गया है। नीति निदेशक तत्व को लिया गया है। अब देखेंगे हम लोग आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व ग्रहण किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नीति निदेशक संविधान के किस भाग, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के भी नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो नीति, आप पूछ रहे हमसे कि नीति निदेशक तत्व क्या है, तो नीति निदेशक तत्व की अवधारणा जो निहित है ना, वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की, कि लोगों का कल्याण हो, लोक कल्याण हो। किसको निर्देश दिया जा रहा है, तो आप कहोगे कि केंद्र एवं राज्य सरकार को कुछ निर्देश दिया गया है कि कुछ ऐसी नीतियों का निर्माण करो जिससे लोगों का कल्याण हो, लोक कल्याण हो। उसी पर बताया ना कि कल्याणकारी, कभी आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा चैप्टर आपका है कि जो जिसमें कल्याणकारी
अवधारणा निहित है। ठीक है, तो आपका कहना है कि कुछ अनुच्छेदों को बता दीजिए। जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम सभा के गठन की बात की गई है, और अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है कि बाद में जोड़ा कि 2002 66वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया शिशुत्व की देख रेख, इसमें कहा गया, और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। घबराना मत आप लोग, सब हम आगे डिटेल करेंगे, व्याख्या करेंगे। एक परिचय रूप में ले ली, सामान्य रूप से जानकारी आप यहाँ पर ले लीजिएगा, समझ रहे हैं। आगे चैप्टर है आपका नीति निदेशक तत्व है, राज्यसभा, सारी चीजें आगे डिटेल में की जाएंगी। तो अनुच्छेद, फिर अनुच्छेद 40 देख ही लिए, 45 बता दिए आपको। मतलब यहाँ पर हमको इतना याद रखना है कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, केंद्र और राज्य सरकार को कुछ नीति बनाने का निर्देश दिया गया जिससे समाज में लोगों का कल्याण हो, हित तो हो। ठीक है ना। इसके बाद राज्यसभा देख रहे हैं। दूसरा आपसे पूछा गया, कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि राज्यसभा में सदस्यों मनोनयन यानी किस देश के संविधान से, तो आप बताना आयरलैंड के संविधान से। पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान दे रहा है। ये 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है, पूछा गया किस अनुच्छेद में आया, तो आप बताना अनुच्छेद 80 यानी प्रथम में इसका उल्लेख किया गया है। आपका कहना है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, किस अनुच्छेद में, तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन होते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए, बाद में एंग्लो इंडियन बताते हैं। क्या अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को और 81 राज्यसभा में 12 सदस्यों को। आपका कहना है कि एंग्लो इंडियन क्या है, इसको जरा सा क्लियर कर दीजिए। तो एंग्लो इंडियन कि जो होता तो है विदेशी किंतु भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, होता है विदेशी किंतु भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, उसे हम एंग्लो इंडियन का नाम देते हैं। ठीक है ना। राज्यसभा में आगे चैप्टर आएगा, घबराना मत आप लोग, सब कुछ आगे डिटेल बताएंगे, क्रम से सब सारी चीजें समझाते हुए तब निकलेंगे। यहाँ तो हम एक सामान्य ढंग से परिचय दे रहे। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या बताया गया इसमें कि हमारे यहाँ अभी तो बताए हैं कि अपने देश का, राज्य का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। ये आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन, आप जानते हो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण सिद्धांत, इतना तो आप जान रहे हैं, किंतु ये नहीं जानते होंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण क्या है। अब इसके लिए आप इंतजार करिए, निकट भविष्य में जब हम राष्ट्रपति पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें डिटेल करेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। तो किंतु यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। देख रहा है, निर्वाचक मंडल द्वारा 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो आपका कहना है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं, तो 1 नंबर पर हम लोग कह सकते हैं कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। फिर हम लोग आएंगे इसी तरह राज्यसभा
के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर आगे बढ़ाएंगे, राज्यों के विधानसभाओं, देख रहे हैं तीसरे नंबर पर, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर चौथे नंबर पर आएंगे तो दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडिचेरी को भी हम लोग कह सकते हैं। इन दोनों स्थानों, विधानसभा पिछले दिन भी बताए थे, इन सदस्यों को, मतलब दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। आपका कहना है कि कब यह अधिकार दिया गया, किस संशोधन के द्वारा दिया गया, तो इसको याद रखिए, बार बार प्रश्न आया। 1992 में 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार। अब आप देख लो, अब आपको अभी चारों को मिला करके हम नाम दे सकते हैं निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इन चारों को आप निर्वाचक मंडल में रखे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित, दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब हम लोग क्या करेंगे ना, अगले वीडियो में या अगले इसको हम 2 पार्ट बना देते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2। अगले वीडियो को हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान। इसको समझने के बाद आ जाएंगे हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता, लगभग 9-10 विशेषताओं को पढ़ लेंगे। विशेषता पढ़ने में लमसम कह लिया जाए, संविधान के बहुत सारे भाग आपको क्लियर भी हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्रस्तावना पर। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व प्रस्तावना बताएंगे। प्रस्तावना के बाद भाग 1 पर आ जाएंगे, भाग 2 पर आएंगे, फिर बाद में मौलिक अधिकार, फिर बाद में नीति निर्देशक तत्व, फिर आ जाएंगे मूल कर्तव्य, फिर आ जाएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्याय, क्रम से चल रहे हैं, महान न्यायवादी। ठीक है, यदि मित्रों यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। और उसके बाद तो भाई आप लोग समझ ही रहे हैं, कमेंट अगर ठीक है। धन्यवाद।